गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ हाजिर है आपका पार्ट 2 जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका पेपर आफ्टरनून में है, तो आराम से आप इसको 2-3 बार रिवीजन करिए। आई थिंक दोनों पार्ट को मिला करके आपका पेपर जो है वो कंप्लीट होगा। और इसके अलावा कुछ एक लिंक भी मैं आपको दूंगी जिसमें फुल वीडियो भी आपके चैनल के ऊपर है। तो आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के उठिएगा, इस है ना, विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने जो भी आपके पास मटेरियल है। मुझे पता है कि अभी तक आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन रहेगा आपके लिए, क्विक रिवीजन। जो अभी तक आपने तैयारी करी है उसको बूस्ट अप करेगा आपका। तो एग्जाम टाइम है, बिल्कुल फटाफट उठिए गाइस। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। तो ये सेशन रिफ्रेश करेगा आपको, एक कॉन्फिडेंस लाएगा, आई बिलीव दिस। ओके, तो जितना सेशन पे ध्यान देना है उससे ज्यादा गाइस मेरी एक एडवाइस है कि इसके अंदर जो मैं लिंक दूंगी ना आपको कुछ एक वीडियोस के, उनको जरूर ध्यान में रखना है, तब जाके आपका पेपर जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो बिल्कुल इसके बाद समय वेस्ट नहीं करना है। उठने के बाद आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके और फिर बैठ जाइए लग करके, आपके 3-4 घंटे आराम से आप जो इसको तैयारी कर सकते हैं। और फिर रिलैक्स होकर के सेंटर में जाइए, अपने सारे एसेंशियल्स अपने साथ में लेके जाइए, चाहे वो एडमिट कार्ड है, आईडी है आपकी, है ना, पेन है आपका, बोर्ड पेपर बोर्ड है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल भी नहीं भूलना। और एग्जाम से आधा घंटा पहले बिल्कुल पढ़ाई जो है आपने छोड़ देनी है। रिलैक्स हो जाइए, कूल हो जाइए और विश्वास रखिए अपने ऊपर कि पूरा साल आपने बहुत बेहतर तैयारी करी है और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है गाइस। और आपको जो जो पेपर में जो जो कंटेंट, जो जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है, पहले आपको उनको कवर अप जो है वो कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ाई करी है, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट सोर्सेस से आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपिक ऐसा आने वाला है पेपर में जिसके बारे में आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पता तब भी आप अपनी जनरल नॉलेज को यूज करते हुए आप उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। क्वेश्चन को क्योंकि ना छोड़ देना 0 मार्क्स लेकर के आता है, लेकिन क्वेश्चन को यदि आप अटेम्प्ट करते हैं, रिलेटेड आप जो भी आप उसके अंदर लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स के चांसेस जो है उसमें आपके जो है वो हो जाते हैं। तो ठीक है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, टाइम मैनेजमेंट आपने रखना है, टाइम को ध्यान में रखिएगा, है ना। ये नहीं है कि आपको एक नंबर का कोई एक क्वेश्चन या एक एब्रीविएशन नहीं आ रही है तो बस इधर उधर झांकने में लगे हुए हैं और उसमें आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, तो समय आपको 3 घंटे का ही मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले चाहे आप अगर आपको एब्रीविएशन या फर्स्ट पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आता है तो सबसे पहले उसको कवर अप कर लीजिए, क्योंकि उसमें फुल मार्क्स आते हैं, है ना। और फिर अगर आपको एक आधा क्वेश्चन नहीं आता है उसमें तो उसको छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में जाकर के करेंगे। इसी तरह से फिर आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन और इसी तरह से 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन कभी भी पहले मत लेकर के बैठेगा, ये मेरा आपको सजेशन है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और हमें स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप एक क्वेश्चन जो अच्छा खुश हो जाते हो, ये टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से रटा हुआ है, और हम उसको उठाते हैं और फिर हम लिखते ही चले जाते हैं, जितना मन करता है लिखते हैं, 4 पेज 5 पेज, जबकि इतनी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर के पास 10 नंबर से ऊपर नंबर देने के लिए नहीं है आपके पास में, वो 10 से, और सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स भी नहीं आते, है ना। तो आप कितना भी लिख लीजिए, 7 8 8.5, इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। तो क्यों आप समय बर्बाद कर रहे हैं? इससे बेटर है कि आप 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले अगर 2 या 3 क्वेश्चन कर लेते तो मार्क्स आप ज्यादा स्कोर करेंगे। तो ये एग्जाम की स्ट्रैटेजी को जो है आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है गाइस। ठीक है, तो और जैसे मान लीजिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आपको 3-4 क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए लास्ट में। आपको भी पता है 5-10 मिनट तक हमें बाद में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा यू नो जो एग्जामिनेशन रूम का एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, कई बार हेल्प भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन पूरी तरह से उस हेल्प पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद पे भरोसा रखना है, बजाय कि पड़ोसी के ऊपर या अपने दोस्त के ऊपर। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखे। हाँ, कोई एग्जाम पे क्वेश्चन छूट रहा है और वो हमें थोड़ा बहुत कहीं से हिंट मिल रहा है तो ओके, आप उसका बेनिफिट जरूर उठाइएगा, लेकिन पूरी तरह से उस पर भरोसा मत रखिएगा। ये नहीं कि पड़ोसी पे तो भरोसा रख रहे हैं और वो खुद फेल होने जा रहा है और हमें भी वही करा दे, और खुद पे हमें भरोसा नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पेपर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, जितना आता है टाइम का ध्यान में रखना है।
मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाना है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन से लेकर के 10 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये कुछ एक टिप्स थे गाइस। एग्जामिनेशन हॉल में लगभग 1 घंटा पहले आप पहुंच जाइएगा। और एक और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ, एब्रीवेशंस जो आपको बताई गई है, या आपने डिफरेंट सोर्सेज से भी एब्रीवेशंस इकट्ठी करी हुई। एब्रीवेशन मतलब 1 नंबर वाले फुल फॉर्म होती है ना जो, तो उनको आप क्या करिएगा, एक पेपर के ऊपर लिख लीजिएगा, है ना। एक पे फोन लेकर के जाओगे, फोन में आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो आपको क्या रहेगा, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में आप करते हैं ना 1 घंटा पहले, तो आप थोड़ा सा आप उसको आधा घंटा पहले रिवीजन भी कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद बिल्कुल वाइंड अप करके कापियां किताबें सब साइड में रख दीजिएगा, ठीक है, और फिर अपने ऊपर भरोसा करना है। तो ये कुछ एक एग्जाम स्ट्रैटेजी और एग्जाम टाइम का जो है कुछ एक टिप्स थे मेरी तरफ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी का सेशन। तो मुझे पता है कि आप लोग काफी रिसोर्सेज से अपनी तैयारी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। इसके ऊपर बहुत सारे फुल सेशंस भी हैं, वो भी आपको दूंगी, है ना। नेचर ऑफ एजुकेशन, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस यहाँ पर बनते हैं। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आपको मैं यहाँ पे करूँ, तो जैसे एजुकेशन का मीनिंग क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन हो गए, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, लाइक 2 नंबर में पूछ सकता है एनी टू फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो आपको कुछ नहीं, यहीं से उठा के लिखना है। नेशनल बिल्डिंग में काम आता है, सोशल इंटीग्रेशन में काम आता है ना, सोसाइटी में पीस और हार्मोनी लाने में काम आता है ना। एजेंसीज कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तो आप देखिए 1.4 में टाइप्स ऑफ एजुकेशन लिखे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो ये सारी चीजें मैं आपको कवर अप करा चुकी हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 20% पेपर हमारा सिलेबस में से ही कवर हो जाता है ना। इसी तरह से फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफी, इसका भी मैं आपको लिंक देने जा रही हूँ। जितनी भी वेस्टर्न फिलोसफी से, आइडियलिज्म है, ठीक है, और आपका नेचुरलिज्म है, प्रेगमेटिज्म है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट गाइस प्रेगमेटिज्म और आपका आइडियलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये तीनों फिलोसफीज को तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, इनको ध्यान से आप इनका पढ़िएगा। कुछ करना नहीं है, क्या इंपॉर्टेंस है इनका, बेसिक क्या है, कौन कौन इसके मेन थिंकर्स हैं, इसके मेन उद्देश्य क्या है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, इनका कंपैरेटिव उसमें पढ़िएगा। आइडियलिज्म के अनुसार टीचर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, टीचिंग स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए, ऐसी नेचुरलिज्म के अनुसार कैसी होनी चाहिए, और प्रेगमेटिज्म। तो ऐसे एक चार्ट बना के करेंगे तो तीनों फटाफट आपकी हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि कर भी चुके होंगे आप लोग ऐसा, ठीक है। और फिर उसके बाद में कुछ एक फिलोसफर्स हैं, जॉन डीवी है, किलपैट्रिक है, रूशो है, ठीक है। तो इसमें जॉन डीवी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जॉन डीवी को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है, जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी आपकी जो है वो दी है। उसके बाद इंडियन एजुकेशनल फिलोसफर्स है। इंडियन एजुकेशनल फिलोसफर्स में से गाइस आपका जो है गांधी जी और अरविंदो, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेन फिलोसफर्स है, विवेकानंद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपको मैं लिंक दूंगी, उसमें ये बहुत अच्छे से मैंने आपको दे रखा है, तो वो भी देखिएगा। एजेंसीज ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है। मोड ऑफ एजुकेशन भी हमने कवर करा था। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन बनता है, छोड़ना नहीं है, दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। तो इसमें से आप ये आपके 4 एब्रीविएशन है, 2 एब्रीविएशन आई थिंक मेरे हिसाब से आपको उसमें मिलनी चाहिए। एक एब्रीविएशन आरपीडब्ल्यूडी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओवरलैप करेंगी। आरटी होगी, ये मैंने आपको पहले दिया है, फर्स्ट वाला जो पोर्शन था, उसे मैंने आपको सारे बताए हैं। तो रोल ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है आपको जो है वो ध्यान से करना है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है इम्पोर्टेंट है एनईपी 1986 है। और कोठारी कमीशन के, अगर कमीशन को उठाता है तो कोठारी कमीशन इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। और यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आपका जो है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है। तो ये बेसिक मैंने अभी आपको अंदर आपको बताने का प्रयास किया है। तो बेसिक चीजें, ताकि अगर किसी ने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप सिर्फ 2-3 बार ऐसी वीडियो को भी देख लेंगे, तो आई एम श्योर कि पेपर को आप बहुत बढ़िया से अटेम्प्ट करके आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट यूनिट है। यहाँ पे सीसी को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, सीसीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले में। उसके बाद रिकॉर्ड क्या होते हैं, रिकॉर्ड के टाइप्स क्या होते हैं गाइस, ये यूनिट मैं आपको बताऊं, सीसी को छोड़ करके बाकी सारी की सारी जो है वो कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। एक कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, एक यू नो
तो टेक्निकल जो टॉपिक है वो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सुना तो बहुत हुआ है, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमें इनका डिफरेंस नहीं समझ में आता, तो ये मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, ये सब काफी आप लोग पढ़ चुके होते हैं। टीचर का रोल क्या है, हेड ऑफ द यू नो प्रिंसिपल जो होते हैं उनका, हेड ऑफ द स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो ये आप अगर हम नहीं भी पढ़ते तो कॉमन सेंस के बेस पे भी आप कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको इस पोर्शन में इस टॉपिक को देने का प्रयास किया है। फिर कह रही हूँ सीसी मत भूलना, सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्रीवेशन में भी है और 5 नंबर वाले में भी आने के चांसेस है। क्लियर हो गई? तो दो आपके 10 नंबर वाले आएंगे ऐसे टाइप के, उनमें से आपको जो है कोई एक करना होगा। क्लियर? आगे चलते हैं गाइस। तो ये आपका पैटर्न है, आपको पता ही है। 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स में से दो में से एक करना होता है। 5 नंबर वाले जो होते हैं, कई बार 6 क्वेश्चन देता है, कई बार 7 क्वेश्चन दे देता है, उनमें से आपको 5 करने होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर वाले होते हैं, इसको ये भी 5 होते हैं, और 1 नंबर वाले भी 5 होते हैं। इनमें चॉइस आई थिंक नहीं देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पेपर का पैटर्न। नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन है ना, 5 नंबर और 10 नंबर वालों के ऊपर इस सेशन में हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। तो सम ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, 21वीं सदी में जो है भारत में शिक्षा के कुछ प्रमुख पहलू क्या हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पहलू हैं गाइस, यहाँ पॉइंट्स ही मैं डिस्कस आपको करूंगी। क्या क्या चीजें जो है वो पूरा समय पहले से और आज के समय शिक्षा में जो है वो अंतर आया है, तो सब हम लोग ये सब जानते हैं बिकॉज हम इस एरा में जी रहे हैं, हम इस एरा में शिक्षा ले रहे हैं और हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये पॉइंट्स को सिर्फ आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, एक्सप्लेन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है ना। आजकल डिजिटल लर्निंग हो गई है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो गया है, बच्चों को लगता है टीचर्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब और ये सब चीजों पे हम भी उसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो मीनू नेट पे सब कुछ काफी कुछ आपको मिल रहा है देखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और स्किल डेवलपमेंट हो गया। इसके अब अभी ये जो चेंज हुई है, मैं आपको ये कहूंगी, जो इस एजुकेशन सिस्टम का है, नए एजुकेशन सिस्टम का चेंज हुई है, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट हो गए। अगर एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन हुआ है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है आज, स्किल पे रट्टाफिकेशन की बजाय, बच्चों को किताबों में घुसाने की बजाय उनको स्किल सिखाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो आपको बताया था 4H मैंने, तो यहाँ पे क्या है, हैंड। जब हैंड का जो है ना वो स्किल से रिलेटेड है, कि बच्चों को हाथों को कौशल भी जो है वो सिखाना बहुत जरूरी है, न केवल हेड का डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर जो है बच्चों को स्किल सिखाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बच्चे में कोई ना कोई स्किल और कोई ना कोई कला होती है, बस टीचर को क्या करना है, उसको पहचानना है। एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी। आज जो है वो रट्टावाने पे जोर नहीं दिया जा रहा है कि बस किताबा भर के आप ले लीजिए और बस रट्टा मारिए और एग्जाम दे, नहीं, आज क्रिएटिविटी पर मेन स्ट्रेस है ना। बच्चे को रचनात्मक तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में चीजों को सिखाना है। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन है, नो डाउट, है ना। कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट की बात करी जा रही है, जिसको आप लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, है ना। तो छोटी छोटी फॉर्म्स में पहले क्या होता था, वह फाइनल एग्जाम होएगा तभी हम 15 लेसन है, 20 लेसन है, बच्चा सारा साल उन लेसन को पढ़ता रहता है, और कब करता है, आखिरी में जाके उसका जो है वो एग्जाम होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज हमने क्या करा, उस लोड को कम करने के लिए जो है क्या करा, उसको पार्ट्स में बांट दिया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। और वो जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो वहीं पे फाइनल इवेल्युएशन हो गया। सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट वाला सिलेबस नहीं आएगा, थर्ड में उसका नहीं आएगा, ऐसे करके जो है आपका ये जो है सीसी कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, तो कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट की आजकल बात की जा रही है ट्रेडिशनल असेसमेंट के साथ साथ में। फिर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑफकोर्स आप सब, आपका पेपर ही है, आपका आने वाला है, ठीक है। तो समय समावेशी शिक्षा, यानी एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के हर तरह के जो है वो स्टूडेंट जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सके, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना डिसेबिलिटी का, ना किसी के रंग का, ना किसी जाति का, ना किसी किसी और तरीके से, मतलब डाइवर्सिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, विदाउट एनी डाइवर्सिटी, है ना। हम बच्चे को एक ही छत के नीचे जो है वो शिक्षा दे सकते हैं। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न टुगेदर, दिस इज द बेसिक थीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ ब्लेंडेड लर्निंग, आपको बताया था मैंने, मिश्रित शिक्षा है, जहां पर टेक्निकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि हम बच्चों टीचर के साथ में जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन करके, डिस्कशन करके भी
कंटेंट भी टेक्निकल उससे उठा रहे हैं नेट से, लेकिन उसको समझने के लिए फिर हमें टीचर की जरूरत जो है वो पड़ रही है। दिस इज द ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रित किया जा रहा है। लास्ट उसमें हमने इसको डिटेल में पढ़ा, क्लियर हो गई। तो ये कुछ मेजर एस्पेक्ट्स है 21st सेंचुरी के। आपका 1.5 के क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे 5 नंबर में ये पूछ ले, ठीक है। हो सकता है इसको एजुकेशन के साथ जोड़ दे कि एजुकेशन क्या होती है और 21st सेंचुरी एजुकेशन के मुख्य एस्पेक्ट क्या है। ऐसे टाइप क्वेश्चन के बहुत कम चांसेस है, बट दे सकता है। ओके, हम पेपर के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, रोल ऑफ वेरियस role of various national and international NGOs in promoting education for disabled children। तो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज, तो ये कुछ नेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटी, यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट, ये है सारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है शिक्षा के लिए, है ना। ऐसे ही कुछ इंटरनेशनल भी है, यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी, और इनका सबका डिसेबिलिटी के क्षेत्र में भी उतना ही योगदान है। अब बात रही कि इनके डिटेल में पढ़ने की, तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटी और यूजीसी, है ना, ये मैंने आपको जो है वो लास्ट टाइम के पार्ट 1 में जो है मैंने आपको बताया था। अब नेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी, इनको मैं आपको एक लिंक दूंगी, प्लेलिस्ट आपके इसी इसी सेशन के लिंक में आपको मिलेगा। एक्ट और पॉलिसीज का एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको ये पांचों के पांचों सेशन बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में मिलने जा रहे हैं। एक बार उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे आपने पहले पढ़ भी रखा हो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका गाइस नेशनल रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशंस का। उसके बाद है गाइस, नेक्स्ट मूव करते हैं, एनजीओस क्या होते हैं। हो सकता है पूछ ले आपसे एनजीओ क्या होते हैं, 2 नंबर में आपको पता होना चाहिए, किसी क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके भी आ सकता है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से स्वतंत्र रूप से जो है वो संचालित होती है। गवर्नमेंट उनको फंड दे सकती है, ग्रांट दे सकती है करने के लिए, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य जो है वो कर सकती है। टोटली गवर्नमेंट जो है वो नहीं होती है, ठीक है। टिपिकली वंस whose purpose is to address the social और political issues, जो एनजीओस होती हैं वो सोशल इश्यूज पे और पॉलिटिकल इश्यूज पे जो है वो बनाई जाती है। तो नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको कहते हैं। ये समाज की भलाई के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, और इनके जो एरियाज होते हैं वो सोशल भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। तो एजुकेशन सोशल उसमें आ रहा है, तो इसलिए जो है एजुकेशन के डिसेबिलिटी सोशल एस्पेक्ट है। तो आप देखते हैं बहुत सारे एनजीओ जो है हमारी फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू कर रहे हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, फंडामेंटल राइट्स इन एजुकेशन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन, आई थिंक, यूनिट नंबर 3। भारत में मौलिक अधिकार क्या है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसको लाने का क्वेश्चन किया क्योंकि मैं इसको लास्ट मिनट रिवीजन समझ रही हूँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कंसीडर किए, को हम कंसीडर करते हैं मौलिक अधिकारों का जनक, है ना, फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। और आप सब सीटेट टेस्टेड की तैयारी जो है वो करते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, है ना, आप सब ये देख रहे हैं, तो आगे भी आपको हेल्प करे, अगर नहीं किए तो आगे भी आपको हेल्प करने वाले हैं कुछ बेसिक चीजें। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जस्टिफिकेबल होते हैं, न्याय संगत होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो मौलिक सिद्धांत है ना, जो वास्तविक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। देयर वर 7 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। उसमें कितनी है, 7 कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स की। अब उसके बाद में राइट टू द प्रॉपर्टी बाय द 44th अमेंडमेंट, जो 44th 44वां संशोधन हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद में अब ये कितने रह गए हैं, 6 रह गए हैं। पहले ये बेसिकली 7 डाले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब ये 6 कौन से हैं आपके सामने हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये 6 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको इनके बारे में ऑफ कोर्स पता होगा, लेकिन एक रिवीजन है ताकि आपको ये तरोताजा हो जाए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी इसको। नेक्स्ट है गाइस, आरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड, अगर इसका फुल फॉर्म में बोलूं तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है,
और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जब इसकी बात करें तो इसी में ही आपको इसका उद्देश्य दिख रहा है कि बच्चों को जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी जो है वो बहुत जरूरी है। कितनी एज तक है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन है, सॉरी, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द कंसिक्वेंशियल लेजिस्लेशन। ठीक है, अंडर आर्टिकल 21 है। ठीक है, अनुच्छेद 21A के तहत जो है ये प्रतिनिधित्व करता है ये एक्ट जो है। और यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, मौलिक शिक्षा जो है फुल टाइम, है ना, शिक्षा लेने का जो है वो उसको अधिकार है। कहाँ पर? फॉर्मल स्कूल में। ठीक है, जो भी उसका नेबरहुड का स्कूल है, प्राइवेट है, सरकारी स्कूल है, उस बच्चे को बिना किसी भेदभाव के फ्री होनी चाहिए। पहले तो उसके लिए कोई फीस नहीं होनी चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका राइट टू एजुकेशन है। तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आरटीई एक्ट 2000 में? जैसा मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन की एज क्या है? 6 से लेकर के 14 साल तक की। द एक्ट एम टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू किड्स बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 से 6 to 14 ईयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक शिक्षा। 6 वर्ष में बच्चा प्रथम कक्षा में होता है ना, फर्स्ट क्लास से। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक जो है वो शिक्षा जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोठारी कमीशन, तो एजुकेशन कमीशन भी आपके इसमें दिए गए हैं। कोठारी कमीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। कोठारी कमीशन ऑल्सो नोन एज नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है वो कहा जाता है। 1964 में आया था ये, स्वतंत्रता के बाद के ही हैं सारे कमीशन जो भी आपके सिलेबस में। अब इसके चेयरपर्सन चेयरमैनशिप किसने करी थी? DS कोठारी। तो उन्हीं के नाम पे ही जो है ये बनाया गया था। ठीक है, और और उनके साथ साथ में कमेटी में 17 और मेंबर थे। तो आपको बस इतना ही जानना है, कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, जो कि 1964 में आया था, जिसे DS कोठारी ने अपने 17 मेंबर्स की टीम के साथ में जो है वो 14 जुलाई 1964 को जो है वो बनाया था। ठीक है, तो ये फोर्स में आ गया था। उसके बाद है की रिकमेंडेशन क्या है? कोठारी कमीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको नेशनल कमीशन का नाम दिया गया? क्योंकि इसने, इसकी रिकमेंडेशन मतलब इसकी सिफारिश है, ये क्या कहना चाह रहा था कमीशन सरकार को कि क्या क्या हमारे एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी ये पॉलिसीज है, जितने भी ये कमीशन है, यही हमारे शिक्षा के ढांचे को तैयार करते हैं और उसको चेंज करते रहते हैं, परिवर्तन आवश्यकता अनुसार लाते रहते हैं। तो कहते थे कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा का डेवलपमेंट या विकास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो संसाधन है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि हायर क्लास के लिए कोई और रिसोर्सेज है, लोअर क्लास के लिए कोई और है। शिक्षा में कोई भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन विद इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जो उनका बजट है उसमें प्रॉपर फंड जो है वो एजुकेशन के लिए होना चाहिए। एलोकेशन ऑफ फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये, क्योंकि बिना फंड के तो कुछ नहीं होगा ना, तो जब बजट हो रहा है तो शिक्षा के लिए कितना आ रहा है, तो वो चीजें जो है सारी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोठारी कमीशन ने सिफारिश जो है वो की थी। मेन था यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। एनईपी 1986, एनईपी 1986, चाहे आप बीएड देखिए, चाहे बीएड स्पेशल एजुकेशन देखिए, चाहे आप डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन देखते हैं, तो ये आपका जरूर आता है एनईपी 86। इसके लिए मुख्य चीज ये है, क्यों इसको इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 68 में भी एक पॉलिसी आई थी, है ना, तो इसको ही क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है? तो एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करिएगा इस कि एनईपी 1986 में फर्स्ट टाइम इसका जो चैप्टर 4 था, है ना, उसके अंदर जो है पहली बार डिसेबिलिटी के लिए भी कुछ प्रावधान जो है वो रखे गए थे, है ना। कुछ 5 पॉइंट उन्होंने बताए थे एनईपी 1986 में शिक्षा के बारे में। तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए कि जो माइल्ड और मॉडरेट बच्चे हैं उनको जो है वो आपका
इंटीग्रेटेड सेटअप में पढ़ाना चाहिए। सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे उनको स्पेशल स्कूल की बात हम लोग, मॉडरेट और सीवियर जो बच्चे उनको स्पेशल स्कूल की बात में होना चाहिए। और आपका जो है रेजिडेंशियल फैसिलिटी की बात की गई थी, टीचर ट्रेनिंग की पहली बात की गई थी, और एक करी गई थी वोकेशनल एजुकेशन की बात। तो ये पहली बार डिसेबिलिटी का पूरा एक चैप्टर बन करके आया था। इसीलिए एनईपी 1986 हमारे हर सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलती थी। इसकी चेयरमैनशिप जो है वो आचार्य राम मूर्ति ने जो है वो की थी, 1986 में आई थी, पार्लियामेंट के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। अब मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, जैसा कि मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रोविजन ऑफ कॉमन नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इज टू प्रोवाइडेड ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट था। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इसीलिए उन्होंने डिसेबिलिटी को भी अंतर किया। अदरवाइज क्या करते थे, वे तो विकलांग है, तो क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम समझा जाता था कि ये तो इन्हें तो चिकित्सकीय समस्या, तो इन्हें तो शिक्षा की क्या जरूरत है, इन्हें तो हॉस्पिटल में रखना चाहिए, जो मेडिकल मॉडल की हम लोग बात करते हैं ना, तो वो था। तो यहाँ पहली बार कहा गया कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, इकोनॉमिक, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और डिसेबिलिटी, है ना, तो इसके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये मेन हाइलाइट्स थी एनईपी 2020 की। इसके बाद गाइस हम लोग बात करें तो अब आ जाती है न्यू, अब जब हमने इम्पोर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी देख ली है, तो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा ढांचा, जो जो चीजें भी अभी शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी ओनली। ठीक है, एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो है 1986 की जो पॉलिसी थी, उसके बाद जो है वो कितने, आई थिंक 21 सालों के बाद में आई थिंक ये जो है पॉलिसी, इफ आई एम राइट, तो जो है वो आई थी 2020 वाले, काफी गैप के बाद ये पॉलिसी जो है आई थी। और बहुत सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट इस पॉलिसी में देखने के लिए मिल रही है। और इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य कोई चेंज लाना नहीं है, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कब तक, 2030 का टारगेट जो है वो रखा गया। तो 2024 हो गया, तो देख रहे हैं 4 वर्ष में बहुत सारे परिवर्तन हमें शिक्षा के उसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, कभी कहते हैं डिप्लोमा बंद हो रहा है, कभी कह रहे हैं बीएड बंद हो रहा है ना, कभी कह रहे हैं बीएड इंटीग्रेटेड आ रहा है, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड है, बहुत सारी चीजें जो इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कभी कहते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन, ये सब बंद हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं गाइस। हाइलाइट्स क्या थी 2020 की जो पॉलिसी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं मेन मेन क्या क्या है। ठीक है, तो ये बात करती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ एजुकेशन, है ना। पुराना जो हमारा जो तरीका है ना, यहाँ पे बात हो रही है हॉलिस्टिक अप्रोच की। हॉलिस्टिक अप्रोच और मल्टी, हॉलिस्टिक क्या होता है, समग्र बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। यहाँ एक तरह के डेवलपमेंट की नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। उसके अलावा जो है प्रमोट करना है इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स को, वोकेशनल स्किल्स को, साथ साथ में एकेडमिक सब्जेक्ट के, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितनी करिकुलर एक्टिविटीज को, एकेडमिक एक्टिविटीज को दी जा रही है। तो वोकेशनल, स्पोर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, ये सारे क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आ रहे हैं। तो ये इसका मेन जो था। और बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तभी तो होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी ना। ठीक है, क्रिएटिविटी को फोस्टर किया जाएगा, क्रिएटिविटी को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये तीन जो मेन चीजें हैं, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि रचनात्मक होना चाहिए बच्चे के अंदर। हर बच्चे रचनात्मक का गुण होता है उसके अंदर, है ना। उसकी सोच को, बच्चा क्या समझ रहा है, उसको क्या सोच रहा है, खाली यानी कि जो मैंने बोल दिया बस वो तोते की तरह रटो और एग्जाम दे करके आ जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें, ना कि टीचर्स उसको सॉल्व करके और दे दे। बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हमको बच्चे के अंदर क्रिएट करनी है स्टूडेंट लाइफ में, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद से करे, है ना। तो ये कुछ हाइलाइट्स है 2020 की। ओके, उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया सीसीई, इसको छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन
एज पर मी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसे सीसीई कहते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन का जिसमें कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट विच इम्पेसेस ऑन टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक तरह का असेसमेंट का जो है यू नो पैटर्न है। दो प्रकार की असेसमेंट के ऊपर मेनली जोर दे रहा है, फॉर्मेटिव और समेटिव। ये टू टाइप्स क्या है बता रहे हैं, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, फॉर्मेटिव जिसे इनफॉर्मल असेसमेंट भी आप लोग कहते हो, और समेटिव जिसे फॉर्मल असेसमेंट भी कहते हैं। तो आज आपका जो एग्जाम होने जा रहा है वो समेटिव इवैल्यूएशन है। एंड ऑफ द टर्म, टर्म खत्म होने वाला है, अभी पास करके हम जो है वो अगली क्लास में सेकंड ईयर में जाने जा रहे हैं। सेकंड ईयर वाले जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने डिप्लोमा को, तो इसलिए सिर्फ फॉर्मल टेस्टिंग है। और इनफॉर्मल क्या होता है या फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ध्यान में रखिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो चाहे इनफॉर्मल असेसमेंट है या फॉर्मेटिव है, दोनों सेम है। ठीक है, चाहे आपका फॉर्मल टेस्टिंग है या समेटिव है या फाइनल एग्जाम है, एक्सटर्नल एग्जाम है, ये दोनों सेम है। और जब इंटरनल एग्जाम की बात करते हैं तो दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्लियर हो गई यहाँ पे सारी चीजें। तो ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हैं किसके, सीसीई के, इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव इसी के साथ है ना। आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो वो सीसीई के ही टॉप कंसेप्ट है। ओके, किसी और पेपर में आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गाइस, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई क्या है, एकेडमिक इवैल्यूएशन की बात करता है, कैसे कैसे इवैल्यूएट करना है फॉर्मेटिव वे में। ये नहीं कि हम इंतजार करेंगे बच्चा पूरा सीख ले तो एंड में करेंगे, पता चला बच्चे को कुछ पता ही नहीं चला, है ना, और एंड में जाके वो फेल हो जाता है। नहीं, अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बीच बीच में से इवैल्यूएशन करते रहते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि क्या उसको टीचर की लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्या उसको जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो छोटे छोटे जो इवैल्यूएशन है ना, यूनिट टेस्ट ले रहे हो बच्चे से, फीडबैक ले रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है इनफॉर्मल आपका इंटरनल टेस्ट हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि एक बेस आ जाता है हमारे पास में, कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख कर पा रहा है। और यहाँ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है इनफॉर्मल असेसमेंट में, हमारे पास चांस होता है, यदि कोई लैक हो रहा है, कोई कमी आ रही है किसी भी तरह की, तो वहां पे हमारी स्ट्रेटेजी को, मेथोडोलॉजी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन फाइनल एग्जाम के बाद यदि हम सोचेंगे तो कोई चेंज करने का चांस ही नहीं, अब तो गाड़ी निकल चुकी है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट चीज। हेल्प टू डेवलप इट स्किल्स टू मेमोराइज, है ना, याद रखने के कौशल को विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट आ गया ना। अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जैसे बच्चों को आप देखते हैं ना, फोर्थ क्लास का बच्चा है तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसके 3 ही लेसन आ रहे हैं, है ना। फिर ये 3 के बाद में सेकंड सेमेस्टर शुरू, तो 3 का हो गया उसका इवैल्यूएशन, अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स आएगा, वो सेकंड सेमेस्टर में आएगा। तो अब क्या हो रहा है, वो 12 जो लेसन है उसको उसको छोटे छोटे पार्ट में आपको उसको करना है, तो वो अच्छे तरह से उनको याद रख सकते हैं, स्किल्ड हो सकता है उन टॉपिक्स के ऊपर। प्रोड्यूस प्रेशर ऑन स्टूडेंट, बच्चों को ऑफकोर्स जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट में हम बच्चों को देंगे, हम बच्चों को लगेगा 12 लेसन का टेस्ट है तो 12 बहुत ज्यादा लगेगा, 12 हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम उसको बोलेंगे सिर्फ 3 लेसन का ही टेस्ट है, और ये तो बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा ही है, और अब अगली बार उसको दोबारा से करना भी नहीं है, तो ये क्या होता है, बच्चे के प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। बेटर टीचिंग स्ट्रैटेजीज है ना, कर सकते हैं टीचर बीच में जो एवेल्युएट कर रहे हैं तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज को अपडेट भी कर सकता है। अच्छा, ये वाली मेथड से बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं है तो इसको मैं डिसकंटिन्यू करके इसको चेंज करने का प्रयास करती हूँ। कंटिन्यूअल असेसमेंट, लगातार बच्चा सीखता रहता है, लर्निंग हो रही है, कंटिन्यूस मूल्यांकन हो रहा है, टीचर को फीडबैक मिल रहा है, बच्चे को खुद को फीडबैक मिल रहा है ना, और पेरेंट्स को भी फीडबैक मिल रहा है कि मेरे बच्चा ट्रैक पे कैसा चल रहा है, क्या उद्देश्य की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, और किस तरह का रिजल्ट होना है। तो टीचर और पेरेंट, है ना, और बच्चा खुद भी अपने ऊपर जो है वो नजर रख सकता है कि मेरा इवेल्युएशन कैसा चल रहा है। ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, छोटी छोटी फॉर्मेटिव असेसमेंट को मिला करके ही समेटिव असेसमेंट जो है वो होता है। क्लियर होगी। अब आपके जो आज इवैल्यूएशन होने वाला है इसमें इंटरनल इवैल्यूएशन का है ना पोर्शन, है ना, उसमें अगर फेल हो गए तो इसके कोई मतलब नहीं है, तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था, ध्यान से देखिएगा 2-3 बारी। अभी हम लोग लास्ट टॉपिक्स की तरफ आ रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, स्कूल प्रशासन, यूनिट नंबर 5 शुरू हो चुकी है गाइस।
आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी। समय जरूर लगेगा गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपना शेड्यूल बताया था। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी हो रहा है। ठीक, मुझे अगले नेक्स्ट वीक में ही अपना जो है सबमिशन करना है पीएचडी का, तो सीरियसली बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी समय निकालना नहीं हो पा रहा था। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील हो रही थी कि एनी हाउ मुझे बच्चों को देना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए सेशन आया है गाइस। तो यकीन मानिए बहुत ही डिफिकल्टी में मुझे ये चीज सब चीजें तैयार है, पर अपनी तरफ से मैं बेस्ट करने का प्रयास करूंगी, ताकि आपको जो है वो अच्छे से इसका आप जो इसका लाभान्वित हो सके। तो गाइस अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको कम से कम 3-4 बार जो है वो जरूर आप लोगों ने, अभी नींद अच्छे से हो गई ना, अभी अभी मैंने अपनी नींद खराब करी है, तो अब जो है आपने अब जो है टाइम अच्छे से यूज करना है, 3-4 बार जो है इसको रिवीजन करना है। और अभी जो है ना, ताजा ताजा रिवीजन भी आपके काम आएगा, सब याद रहेगा सुबह सुबह मैम ने हमें क्या क्या बताया था। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम लोग करते हैं गाइस। एडमिनिस्ट्रेशन बोलूं या मैं ऑर्गेनाइजेशन बोलूं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन, ये संगठन, ये दोनों ही जो है वो मैनेजमेंट के पार्ट है। एजुकेशनल मैनेजमेंट होता है ना, शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा तो देनी है, लेकिन उसका प्रबंध कैसे करना है, तो दोनों चीजें मैनेजमेंट का पार्ट है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्कूल ऑपरेशंस, फ्रॉम क्रिएटिंग अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट टू मैनेजिंग द स्कूल बजट। ठीक है, स्कूल का प्रशासन क्या है कि हमें सारी चीजें, कि हमारा स्कूल का मेन लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, किस तरह से ये सारी चीजें मैनेज होने जा रही हैं, कैसे मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, और बजट क्या होगा, कितने टाइम में, हमारा विजन क्या है स्कूल का, कितने समय में क्या क्या चीजें अचीव होंगी, कितने टाइप के कोर्सेज होंगे, कहाँ तक मुझे रन करना है, सब। तो समझ रहे हैं, स्कूल एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रॉड टर्म। अभी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे स्कूल को। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, अब वो उस विजन के अनुसार, जो हमने विजन देख लिया है कि ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, इतना मेरे पास बजट है जिससे मुझे उस स्कूल को चलाना है, तो अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, तो वो होता है आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का संगठन। रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब वो फंक्शन कैसे करेगा, खाली सपना नहीं देखना ना, विजन देख लिया, अब उसको हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का। अभी स्कूल चलाना है तो स्टाफ चाहिए ना आपको, है ना, स्टाफ भी चाहिए और फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए, क्लासरूम भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए। तो ये दोनों ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, स्कूल को ऑर्गेनाइज करने में, है ना। तो आप कॉमन सेंस के बेस पे, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें पता होंगी तभी आप अपनी कॉमन सेंस को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हम सब स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, क्या खाली कमरे हों और फर्नीचर हो तो स्कूल चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा जब तक टीचर्स ना हो, स्टाफ ना हो। इवन स्टाफ में सिर्फ टीचर ही नहीं, है ना, आपका जो है वो मैनेजमेंट भी उसमें आ जाएगा। चाहे वो आपके प्रिंसिपल हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, चाहे आपका जो है इवन आपके फोर्थ क्लास जो आपके हेल्पिंग ग्रुप है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके टीचर्स इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेस है। उसके साथ साथ में फिजिकल रिसोर्सेस, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे कंसंट्रेट होकर पढ़ सके, प्रॉपर लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी अलग अलग होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे क्या है, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेस है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे एजुकेशनल प्रोसेस को प्रभावित करती थी, क्योंकि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। नो डाउट अब जानना चाह रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर करा, दोनों टर्म्स एजुकेशनल मैनेजमेंट की हैं। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज आ जाएगा, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज आ जाएगा, पर्सनल सुपरविजन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और आपका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपका, कि किस तरह से ये जो है वो फंक्शन जो है वो करेगा। ओके, नेक्स्ट है गाइस, कोड एंड कंडक्ट ऑफ टीचर्स। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना, ये सॉरी, ये जो है आपका डिफरेंस सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए जानने की बहुत जरूरत है, मेन आप इस तरह से भी आप इसको पढ़ते तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सही है। उसके बाद है कोड एंड कंडक्ट ऑफ टीचर, तो शिक्षकों की संहिता और आचरण। ठीक है, तो टीचर्स का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ये एक स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं जान सकता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ गाइस, क्योंकि हमें हमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एजुकेशनल प्रोसेस में ट्राइबुलर प्रोसेस बोलते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। तो अभी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज में दो चीजें हैं, टीचर और स्टूडेंट। ओके, अब टीचर और स्टूडेंट है, तो टीचर को सब पता होता है कि बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, चाहे अपना पता हो ना पता हो कि मुझे क्या करना चाहिए। समझ रहे बात को, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। मैं वैसे कुछ भी कहूँ, बीइंग एज ए टीचर दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। तो जैसे टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट के ये आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, सब पता है उसको, ऐसे ही
स्टूडेंट को सब पता होता है कि टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए। ठीक, तो बस जो जो आपको लगता है ना कि मेरा टीचर ऐसा मॉरल होना चाहिए, मेरे टीचर में नैतिक गुण होने चाहिए, मेरा टीचर ईमानदार होना चाहिए, मेरा टीचर बहुत वफादार होना चाहिए, उसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए, ऐसे बन के आना चाहिए, है ना, हमारा इस तरह से ध्यान रखे, हमारी बातों को सुने, है ना, तो कभी भी किसी भी तरह का जो है ना मिसबिहेव ना करे, गाली गलौज ना करे, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आए, किसी भी तरह के मिसकंडक्ट में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होनी, पंचुअलिटी, टाइम पे क्लास में आए, है ना, तो ये सब चीजें टीचर में होनी चाहिए। दोनों चीजें झलकती हैं टीचर में भी स्टूडेंट में भी। लेकिन फनी पार्ट क्या है, टीचर को ये पता होता है कि स्टूडेंट को करना चाहिए, और स्टूडेंट को ये पता है कि टीचर को करना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो बस आप ये समझिए कि क्या क्या टीचर को करना चाहिए, क्या सोचते हैं, बस वही सारे पॉइंट्स आपके इसमें आएंगे। तो उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5वें यूनिट में से इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए। या तो ये 5 नंबर में आएगा, और 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। तो दो प्रकार के स्कूल में रिकॉर्ड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो इसको संभालता है, और एजुकेशनल ब्लॉक जो है टीचिंग का जो है वो इसको संभालते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर आपके जो है वो रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एडमिशन का रजिस्टर हो गया आपका, है ना, आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर हो गया स्टाफ का, ठीक है, सारा जो है आपका जितना भी एडमिन से फीस रजिस्टर हो गया, बजट हो गया आपका, जितने ये सारी चीजें जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में आने वाली है। देन आपका एजुकेशनल में आपका सारे एजुकेशन को फंक्शनिंग करने के लिए, है ना, टाइम टेबल हो गया, एनुअल प्लान हो गया आपका, तो ये सारी चीजें जो है आपकी एजुकेशनल रिकॉर्ड में आएंगी। बच्चे का अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, और टीचिंग का अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा, लेकिन बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर जो है, तो ये सारे एजुकेशनल रिकॉर्ड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग इंपॉर्टेंस क्यों है, सबको पता है रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जस्टिफाई करने में आपको मदद करता है, अकाउंटेबिलिटी में मदद करेगा। कभी भी किसी भी चीज का जवाब देना पड़ सकता है, प्रणाम हमको प्रमाण देना पड़ सकता है कि जी कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो ऑन होल जो है ये माना जाता है कि किसी भी स्कूल को पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड रिटर्न में अपने पास रखना बहुत जरूरी है, उससे पहले वो उन फाइल्स को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स उसमें होंगे, आपको पता है, टाइम टेबल, अटेंडेंस, फीस रिकॉर्ड, है ना, तो आप फील्ड वर्क का रिकॉर्ड होएगा आपका, जितने भी आपके सेशंस होते हैं, थेराप्यूटिक सेशंस के रिकॉर्ड होंगे आपके, तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चों की, केस हिस्ट्रीज जो है, तो ये सारी जो है आपके इसके अंदर आएंगे। केस हिस्ट्री के ऊपर भी एक इम्पोर्टेंट सेशन है इसके ऊपर, तो वो तो खैर आपको मालूम भी होगा, ऐसा भी इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हेड ऑफ द स्कूल। अब ये टीचर को पता होता है कि भाई प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बच्चों और टीचर का हो गया ना, ऐसी टीचर और प्रिंसिपल का हो गया। तो अभी टीचर्स को पता होता है कि प्रिंसिपल को क्या क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल को पता होता है कि टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने बजाय दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उसने आपने ये क्यों नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था ना। ठीक है, तो मैनेज टीचर्स, एजुकेशनल लीडरशिप। ठीक है, अब ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ठीक है, लास्ट स्लाइड्स पे हैं, तो सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे guys, तो पूरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से आप पेपर करके आए, दोनों पोर्शन को मिला करके। तो टीचर्स को मैनेज करना, ठीक है, उनकी ड्यूटीज लगाना, किसको कौन सी क्लास में भेजना है, किसका कहाँ पे समय होगा, स्पोर्ट्स टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका टाइम टेबल क्या होगा, फिर उसको वॉच करना कि क्या वो प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लीडरशिप उसको करनी होती है। ठीक है, और कई बार इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करना होता है। कई बार टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोई तनातनी हो जाती है, तो उसको कौन सॉल्व करता है, प्रिंसिपल। हम क्या कहते हैं, हम तो जी टीचर आप नहीं सुन रहे तो प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं, तो वहां पे स्टूडेंट को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, टीचर्स के भी कोई इश्यूज होते हैं तो उनको भी सॉल्व करते हैं। तो लीडरशिप जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हेड ऑफ द स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए, या डायरेक्टर की बात करूँ तो। फिर है वर्किंग फॉर स्कूल के जो हेल्पर्स है, फोर्थ क्लास स्टाफ बोलते हो, या अटेंडेंट जो है, आयास है जो, उनको मेंटेन करना, किसकी कहाँ पे ड्यूटी है, किसको किस तरह से उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, ऑफिशियल प्रॉब्लम्स जो है, तो ये सारी ड्यूटीज एलोकेट करना। ठीक है,
उसके बाद है जो भी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में जो उद्देश्य जो विजन क्रिएट किया गया है उसको जो है वो असिस्ट करना कि वो पूरा होए। वो जो उद्देश्य है कम्युनिकेशन करना स्टूडेंट के साथ में और पेरेंट्स के साथ में काउंसलिंग करनी पड़ती है कई बार, तो कम्युनिकेशन आपके लैंग्वेज बढ़िया होनी चाहिए आप उनके साथ में, ताकि अपनी बात उनको कह सको कम शब्दों में, है ना। एक अच्छा क्लाइमेट अनुकूल व्यवहार जो है माहौल सॉरी स्कूल में बनाना। उसके बाद में लीडरशिप तो मैंने आपको बताई और आवश्यकता अनुसार सुरक्षा परिकराओं का सेफ गार्डिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। स्कूल में सेफ गार्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई सारे स्कूल्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। फर्स्ट एड का इंतजाम होना चाहिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी का इंतजाम होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी का इंतजाम होना चाहिए, थेरेपी का इंतजाम होना चाहिए। फर्स्ट एड हर क्लासरूम में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है, स्कूल प्रिंसिपल की होती है। बच्चों का रिजल्ट, बच्चों का जो है जो एनुअल जो है इवैल्यूएशन होता है ना, अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, उन सब चीजों को मैनेज करना, उन सब पे सिग्नेचर करना, उन सब चीजों को अपनी देखना कि हमारा जो विजन बनाया, हमारा जो गोल है, तो पता चले कि 100 में से 50 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो अभी विजन कैसे पूरा होगा, तो स्कूल का नाम खराब होगा, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पे कवर करने चाहिए। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ एक जो है गाइस मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बताई है मैंने आपको, और ये जो है आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके साथ साथ में याद रखिएगा ये टॉपिक खत्म होते ही आपने लिंक जरूर देखना है। लिंक में आपको मैंने फिलोसफी सारी वहां पर आपको नेचुरलिज्म और प्रेगमेटिज्म एजुकेशनल फिलोसफीज जितनी भी है इंडियन जो आपके जो है वो है आपके क्या नाम है, जितने भी इंडियन फिलोसोफर्स हैं गांधी जी अरविंदो उनकी फिलोसफीज है, और नेशनल इंस्टीट्यूट है, एक्ट और पॉलिसीज हैं, तो और जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज है यूएनडीपी यूनिसेफ, उन सबको जो है मैंने लिंक में देने का प्रयास किया, तो उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये मैंडेटरी है इस सेशन के बाद, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, all the very best, be confident when you walk into the exam hall, best of luck for your exams from my side. थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और यदि आपको समझ में आई है बने रहे चैनल अभी तक सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू। और यदि आपको चैनल में चीजें हेल्प कर रही हैं, आपको मदद मिल रही है, तो प्लीज अब चैनल को लाइक शेयर और अपने सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगेन देरी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ गाइस, मेरा भी इस समय पे बहुत पीक पे टाइम चल रहा है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बट आपके एग्जाम इस तरह से इस बार समय पे आ गए हैं, समय जल्दी ही ऑन टाइम है, जल्दी नहीं कहूंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करने में समस्या होगी। आई होप कि आप सब एडजस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस, थैंक यू। तो कोशिश करूंगी अगला जो है आपका सेशन जो है आपको समय पे। थैंक यू।